कंट्रोल करते हैं? एक जीन कितने एलील? 3, और इसलिए क्या हो गया? मल्टीपल एलील। 3 जीन कौन से? आई ए, आई बी और आई। जब आई ए और आई बी साथ में होते तो कोडोमिनेंस होता। कितने जीनोटाइप? 6। कितने फिनोटाइप? 4। अगर मल्टीपल एलील देखना तो क्या करेंगे? पॉपुलेशन स्टडी। स्टार्च ग्रेन साइज को कौन सा जीन कंट्रोल करता है? बी जीन। सीड शेप के हिसाब से क्या शो करता है? डोमिनेंस। और स्टार्च ग्रेन साइज के हिसाब से इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का रेशियो कितना आता है? 9:3:3:1। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन टर्म किसने दिए? मॉर्गन ने। जेनेटिक मैप किसने बनाया? अल्फ्रेड स्टर्टीवेन ने। मॉर्गन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? ड्रोसोफिला की लाइफ स्पैन कितनी है? 14 दिन। 2 वीक की लाइफ स्पैन हो जाएगी। क्रॉस ए में 2 जीन कौन से हैं? Y एंड W। Y एंड W। कितनी डिस्टेंस? 1.3 सेंटी मॉर्गन। क्रॉस बी में W एंड M। W एंड M। तो Y W के बीच ज्यादा लिंकेज है W M के बीच? हाँ, Y और W के बीच, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज्यादा हो जाएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन के कितने तरीके? अरे 4 तरीके भाई। अच्छा, अगर नॉर्मली हम देखें तो एक जीन कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर को, अगर एक जीन कई कैरेक्टर कंट्रोल करे तो? प्लियोट्रॉप। एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो नॉर्मली फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होता है किसमें? टायरोसिन में। कौन कन्वर्ट करता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। लेकिन अगर म्यूटेशन हो गया और ये एंजाइम नहीं बना तो फिनाइल एलानिन किसमें बदलेगा? फिनाइल पायरुविक एसिड दैट एक्युमुलेट इन ब्रेन एंड कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन। याद आ रहा है? ऐसे से क्या बता रही है? बता भी रही है। क्या हो गया? मेंटल रिटार्डेशन। साथ ही स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। अगर कई जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करें तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल स्किन कलर। वैसे कहना चाहिए ह्यूमन स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट। ह्यूमन स्किन कलर को कितने जीन कंट्रोल कर रहे हैं? 3। कितने एलील? 6। डोमिनेंट एलील? अरे डार्क कलर। 3 नंबर अब बताते रहना हर चीज का। तो डोमिनेंट क्या करते हैं? डार्क कलर। और रिसेसिव लाइट कलर। खास बात है ये कि एलील का इफेक्ट एडिटिव है। एलील का इफेक्ट एडिटिव है। और इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है क्या? यस। सेक्स डिटर्मिनेशन कितनी तरह का? 4। XO कहां मिलेगा? वहीं रोज पहुंच जाते हो। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट बोलो। एग्जाम्पल ग्रास ऑफर। XY टाइप। मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला। ZW बर्ड्स में आपको मिलेगा। और हैप्लोडिप्लॉइडी हनी बी में आपको मिलेगा। मेल हेट्रोगैमिटी कहां पर है? XO एंड XY में। ZW अरे बर्ड में नहीं, मतलब फीमेल हेट्रोगैमिटी ना। सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है? जो हेट्रोगैमिटी शो करता है। बोलो यार। ह्यूमन में X और Y में किसका साइज छोटा है? Y का साइज छोटा हो जाएगा। हनी बी में मेल में कितने क्रोमोसोम? 16। ये गैमीट कैसे बनाएगा? माइटोसिस से। फीमेल में कितने? 32। कैसे गैमीट बनाएगी? मियोसिस से गैमीट का फॉर्मेशन। और सन फादर रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ग्रैंडफादर भी हैं और ग्रैंडसन भी होंगे। सिंगल जीन म्यूटेशन का एग्जांपल? अरे मेंडेलियन डिसऑर्डर। सिंगल जीन म्यूटेशन तुम लोग समझ नहीं पाते हो। सिंगल बेस पेयर चेंज, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में किस चेन में चेंज होता है? बीटा। किस नंबर पे? 6ठे नंबर पे। कौन बदलता है? ग्लूटामिक एसिड। किससे? वैलिन से। जितना पूछा करें उतना बोलो तो आराम रहेगा तुम्हें भी और याद भी होगा। उसी में कहानी बहला दोगे तो क्या होगा? रायता बन जाएगा। तो रायता नहीं बनाना, जितना पूछे उतना बताओ। ग्लूटामिक एसिड किससे चेंज होगा? वैलिन। जो म्यूटेशन कॉज करते हैं वो म्यूटाजन। क्या यूवी एक म्यूटाजन है? क्रोमोसोमल एब्रेशन कहां होते हैं? कैंसर सेल में जो नॉर्मली पाए जाते हैं। सर्कल क्या बताता है? सर्कल फीमेल, स्क्वायर मेल, बर्फी अनस्पेसिफाइड मतलब डायमंड शेप जो होगा वो अनस्पेसिफाइड को बताएगा, है ना। मेल फीमेल को सिंगल लाइन से जोड़ेंगे तो मेटिंग, 2 लाइन से तो
कंसेंजीनियस मेटिंग या मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। अब जेनेटिक डिसऑर्डर कितने तरह के? दो। पहला मेंडेलियन, दूसरा क्रोमोसोमल। मेंडेलियन का कारण सिंगल जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल में इंक्रीज और डिक्रीज और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। ये बात क्लियर है क्या? मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोसोमल डोमिनेंट में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलासीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। दो ही केस हैं यहाँ पर। अब हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेल कितनी तरह के? दो, या तो नॉर्मल या अफेक्टेड। फीमेल कितने? तीन तरह के, या तो नॉर्मल, कैरियर, अफेक्टेड। फीमेल नॉर्मल है तो लड़के, ये देखो, लड़के नॉर्मल 0% बीमारी, माँ कैरियर तो 50%, माँ अफेक्टेड तो 100%। समझ गए ना? लड़की तभी बीमार हो सकती है जब माँ कम से कम कैरियर और पापा कम से कम अफेक्टेड, और पापा नॉर्मली अफेक्टेड नहीं होंगे। कलर ब्लाइंडनेस मेल में कितने %? 8%। फीमेल में 0.4% हो जाएगा। बोलो। अब जो सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया है, इनके पेडिग्री बनाने का तरीका अलग है। अब यहां पर मेल और फीमेल कितनी तरह के? तीन। कितनी तरह के? तीन। पहला नॉर्मल, दूसरा कैरियर, तीसरा अफेक्टेड। वो HbA यस सर, क्या बे? नॉर्मल, HbS कैरियर, HbS अफेक्टेड। समझ गया ना? लेकिन तुम लोग भी सोचते हो कि क्या बोलना क्या है, तो बोलना क्या बोलना है तुम लोगों को? जो मैं सुनना चाहता हूं, ठीक? पूछ नहीं, जो मैं सुनना चाहता हूं वो बोलना है, ठीक है? तो तुम लोग को फीलिंग मेरी समझनी है कि मैं एक्चुअली पूछना क्या चाहता हूं तुम लोगों से, है ना? और जैसे तुम लोग माइक्रो में समझने लगे थे ना, वैसे जेनेटिक्स में समझने लगोगे धीरे धीरे। अभी तो हमने शुरू किया है ना, हाँ, हल्के हल्के। तो आगे चले हम लोग क्या? सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। थैलासीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, और कितनी तरह का? दो, अल्फा एंड बीटा। अल्फा थैलासीमिया को कितने जीन कंट्रोल करते हैं? दो। क्रोमोसोम नंबर 16 पर पहला जीन HbA1, दूसरा BA2, और बीटा थैलासीमिया क्रोमोसोम नंबर 11, जीन HBB। एक ही जीन यहां पर है, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपने बताई थी आप दो कैटेगरी, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी किसका कारण क्या है? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन। बोलो। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन। और पॉलीप्लॉइडी का कारण फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस या आफ्टर टीलोफेज। दोनों बातें आप कह सकते हैं यहां पर। पॉलीप्लॉइडी जनरली सीन इन प्लांट। एन्यूप्लॉइडी में दो केस आपके सिलेबस में, मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी। मोनोसोमी 2n-1, ट्राइसोमी 2n+1। यानी मोनोसोमी में टोटल क्रोमोसोम 45 और ट्राइसोमी में 46, जो कि ह्यूमन जेनेटिक्स है। तो अंडरस्टूड रहेगा कि ह्यूमन के हिसाब से सवाल पूछा जा रहा है। क्लियर है बात? अब मोनोसोमी का एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम, ट्राइसोमी में डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन मेल को होगा, फीमेल को, दोनों को। किसमें ज्यादा चांस? बराबर चांस होंगे। कैसे? बरोबर। और हीमोफीलिया मेल को या फीमेल को? वाह, अबे किसको होगा? दोनों को। किसको? दोनों को। किसको ज्यादा चांस? मेल को। फादर बीमारी किसको ट्रांसमिट करेगा? डॉटर को या सन को? डॉटर को। माँ किसको? दोनों को। तो लड़की को बीमारी पापा से मिलेगी कि मम्मी से? दोनों से। और लड़के को केवल मम्मी से। माँ कोई भेदभाव नहीं करती। कौन भेदभाव करता है? पापा। तो पापा लड़के को बीमारी दे रहे हैं कि लड़की को? लड़की को। लड़की को बीमारी पापा से मिलेगी मम्मी से? दोनों से। और बीमारी होने का चांस किसमें ज्यादा? लड़के में, क्योंकि नेचर भी देख रहा है ना कि लड़की के साथ इतना भेदभाव। अभी बताता हूं तो बता दिया किलो प्रसाद, है ना? ठीक है। डाउन सिंड्रोम को पहली बार किसने डिस्क्राइब किया? लैंडन डाउन इन द ईयर 1866। और डाउन सिंड्रोम में सिम्टम क्या क्या थे? मेंटल रिटार्डेशन,
पार्शली ओपन माउथ, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो ये 2-4 बातें आप ध्यान रखोगे ना। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज ड्यू टू द ट्राइसोमी, और यहाँ क्रोमोसोमल कंपोजिशन है XXY। ये बीमारी केवल होगी मेल को। क्या यहाँ पर मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगा? क्या फेमिनिन कैरेक्टर डेवलप होंगे? कौन सा? गायनिकोमैस्टिया। और ये इंडिविजुअल कैसे हैं? स्टेराइल। टर्नर सिंड्रोम किसको होगा? फीमेल को। क्रोमोसोमल कंपोजिशन X0 बताया था ना, टोटल क्रोमोसोम 45। तो मोनोसोमी का केस बन गया। और यहां पर क्या फीमेल के सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप होंगे? नहीं होंगे। और ओवरीज कैसी हैं? रूडिमेंट्री। और जब ओवरीज डेवलप नहीं हुई तो एग का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब फीमेल कैसी होंगी? स्टेराइल। तो लगभग हर एक टॉपिक हमने टच कर लिया। कोई लग रहा तुम्हें ऐसी बात जो छूटी हुई हो, जो इंपॉर्टेंट हो गया? अब चलते मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस में सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए की आरएनए, दोनों मेजॉरिटी में डीएनए। आरएनए है कहां पर? सम वायरस है, जैसे टीएमवी, एचआईवी, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ठीक। अब इसके बाद हमने देखा कि डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने इन द ईयर 1953। डीएनए को किसने डिस्कवर किया? फ्रेडरिक मिशर ने इन द ईयर 1869। क्या नाम रखा? न्यूक्लिन नाम रखा। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किस पे बेस्ड है? एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड शारगाफ रूल। एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने दिया? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के नोबेल प्राइज किसको दिया गया? वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस को। और 1945 का फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी को। और 1961 का मेल्विन कैल्विन को, कार्बन 14 को, कैल्विन पाथवे का पता लगाने के लिए। ठीक है। तो डीएनए की बैकबोन कौन बनाता है? सुगर फॉस्फेट। पिच कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम। राइज पर बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम। रोटेशन पर बेस पेयर 36 डिग्री। विथ ऑफ डीएनए 20 एंगस्ट्रॉम। विथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 0.2 से 1 माइक्रोमीटर एंड एवरेज इज 0.5। लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 1 से लेके 4.1। क्लोरोप्लास्ट की लेंथ 5 to 10 किलोमीटर, माइक्रोमीटर है ना। और विथ कितनी है? 2 to 4 माइक्रोमीटर। गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी का डायमीटर 0.5 से 1। माइकोप्लाज्मा की लेंथ 0.3। पीपीएलओ 0.1। ह्यूमन आरबीसी 7। वायरस 0.02 से 0.2। समझ गए ना। बैक्टीरिया 3 से 5। टिपिकल बैक्टीरिया पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 15/20 नैनोमीटर। तो चैप्टर 8 में 2 डेटा नैनोमीटर, बाकी सब माइक्रोमीटर में। तो माइक्रोमीटर सबसे कॉमन यूनिट है मेजरमेंट करने के लिए। समझ गए क्या? ठीक है। चलिए, सेंट्रल डॉग्मा वाज प्रपोज बाय क्रिक। तो सेंट्रल डॉग्मा में आपको बताया गया डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, और अगर आरएनए से डीएनए बन जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कहां मिलेगा? एचआईवी में। टोटल लेंथ अगर डीएनए की निकालनी है तो दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। समझ जाओगे ना। प्रोकैरियोट में जो डीएनए किस रीजन में है? न्यूक्लियोइड। अरे यार पूरी कहानी बताएं तब बताओगे क्या? यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन है क्या? कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। रिच इन बेसिक अमीनो एसिड कौन सी? आर्जिनिन एंड लाइसिन। सबसे पहले कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 8। क्या बनेगा? ऑक्टामर। ऑक्टामर के ऊपर कौन लिपटेगा? डीएनए। कितने बेस पेयर? 200। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम। हमारी सेल में कितने न्यूक्लियोसोम? 33 मिलियन। और फिर क्रोमैटिन से आगे न्यूक्लियोसोम से क्या बनेगा? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम। क्रोमैटिन से क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितनी तरह के? 4 ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। क्रोमैटिन कितनी तरह के? 2। डेंसली पैक तो हेट्रो, लूजली पैक
यू डार्क स्टैंड, इलेक्ट्रोलाइट स्टैंड, यूक्रोमेटिन हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यूक्रोमेटिन इनएक्टिव, हेट्रोक्रोमेटिन। हायर लेवल की पैकेजिंग के लिए कौन सी प्रोटीन? NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कब आया? 1928 में। किसके ऊपर? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। कितने स्ट्रेन? 2। कौन सा वायरुलेंट है? एस स्ट्रेन के पास क्या एक्स्ट्रा है? म्यूकस कोट, और म्यूकस कोट की वजह से ये वायरुलेंट है। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से बायोकेमिकल नेचर पता चला कि नहीं? तो किसने पता लगाया? एवेरी, मैक्लाइड एंड मैकार्टी। कब से कब तक? 1933 से 1944, 1933 से 1944। तो इन्होंने जब प्रोटीएज का, लाइपेज का, आरएनएस का यूज किया तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रभावित नहीं हुआ। इससे पता चला कि ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन डीएनए का यूज करने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, और इससे पता डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन सभी वैज्ञानिक सहमत नहीं। तो किससे सहमत हुए? हर्सी एंड चेस। हर्सी चेस ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? बैक्टीरियोफेज पर। किस ईयर में? 1952। और किसका यूज किया इन्होंने? रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32s35। P32 का यूज करने से क्या पता चला? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और S35 से क्या पता चला? प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। हर्सी चेस में कितने स्टेप? 3। पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कितने क्राइटेरिया? 4। पहला रेप्लिका, दूसरा स्टेबिलिटी, तीसरा म्यूटेशन, चौथा एक्सप्रेशन। कहानी क्या उसमें बूझने लगते हो भाई? 4 नाम बताने हैं तो एक एक वर्ड बोलना है, तो उसमें क्या? ठीक है। अब रेप्लिका बनाने की क्षमता किसमें है? दोनों डीएनए और आरएनए में। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? डीएनए की। डीएनए स्टेबल किस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। म्यूटेशन के चांस कहां ज्यादा है? आरएनए में। ट्रांसमिशन के लिए कौन बेहतर है? आरएनए। एक्सप्रेशन के लिए आरएनए, और स्टोरेज के लिए डीएनए पहला जेनेटिक मटेरियल, आरएनए। डीएनए अपने एक्सप्रेशन के लिए आरएनए पर डिपेंड करता है, जबकि आरएनए डिपेंड नहीं करता। डीएनए का इवोल्यूशन किससे हुआ? आरएनए से। कैसे हुआ? केमिकल मॉडिफिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव स्कीम किसने दी? वाटसन एंड क्रिक ने। कब दिया? 1953 में। और ये जो स्कीम है सेमी कंजर्वेटिव, किसने प्रूव किया? मिचेल्सन एंड स्टॉल ने। किसमें? प्रोकैरियोट में। और टेलर ने यूकैरियोट में। एक ही साल में। क्या? कौन सा ईयर? 1958। मिचेल्सन स्टॉल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? इकोलाई। इकोलाई कौन सी टेक्निक यूज की? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और इन्होंने नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप यूज किए थे। क्या? N14 एंड N15। कौन सा हैवी है? N15। लाइट कौन सा है? N14। कौन सा रेडियो एक्टिव है? कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है। किसी भी जनरेशन में जाएंगे कितने % हैवी बनेंगे? 0। और हाइब्रिड हमेशा 2 बनेंगे। इतने नियम से आपका काम हो जाएगा। टेलर ने रेडियो एक्टिविटी का यूज किया। कौन सा कंपाउंड? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया गया। रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम कौन सा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज, D3P। ये मेन एंजाइम है। कितनी देर में रेप्लिकेशन होता है? 18 मिनट। क्या स्पीड है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। और अगर हम बात करते हैं यहां पर इस एंजाइम के सबस्ट्रेट की, कौन है? DNTP। रिफ्लेक्स में लाओ बेटा। कौन? DNTP। फुल फॉर्म? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। कितने फंक्शन? डुअल। पहला एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड एनर्जी। वैसे जितना मैं पढ़ा रहा हूं हर एक टॉपिक का एक डेडिकेटेड वीडियो 1-2 मिनट का मैं बना रहा हूं शॉर्ट्स में, तो उसको देखिएगा। ठीक है? जैसे ये रेप्लिकेशन है, मैंने 1 मिनट की वीडियो बनाई और 1 मिनट में सब कुछ बता दिया जितना तुमको चाहिए। तो 20 मिनट में चैप्टर खत्म। जितने टॉपिक उतने वीडियो। जैसे लैक ऑपेरॉन है, लैक ऑपेरॉन 1 मिनट में और एकदम आराम से, मतलब पूरा मतलब एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं कि बहुत तेज पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं कहता हूं कि बच्चों लैक ऑपेरॉन जैकब एंड मोनॉट के द्वारा दिया गया इकोलाई में, है ना? अब वहां पर और निमोनिक भी बता रहे साथ में।
तो ये जो चैप्टर मैं अभी करा रहा हूं ना, और अभी मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जो कल आपको पढ़ना है वो एक दिन पहले अपलोड कर दूं, ताकि तुम लोग थोड़ा देख के हो। 20 मिनट का टाइम तो निकाल ही सकते हो ना। तो उसमें मैंने अभी मॉलिक्यूलर बेसिस अपलोड कर दिया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अपलोड कर दिया है, बायोटेक के 5-6 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, बाकी मैं बना रहा हूं कल। हाँ, अरे पॉडकास्ट टाइम चाहिए ना बेटा, टाइम नहीं है। तो 20 मिनट में ये बना तो रहे हैं, और क्या चाहते हो, मतलब 99 रुपए में और क्या चाह रहे हो बताओ। पकौड़ा भी खाना है और कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, और बताओ किडनी ले लो हमारी। चलो आगे बढ़े हम लोग। कहां पे थे? हाँ हाँ, D3P। तो इसमें आपने पढ़ा DNTP, और DNTP का डुअल फंक्शन, पहला फंक्शन क्या, एक्ट एज सबस्ट्रेट, दूसरा एनर्जी देता है। कितने हाई एनर्जी बॉन्ड? 2। किसकी तरह? ATP की तरह। अब डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के एक स्ट्रैंड का होता है कि दोनों का? दोनों का ट्रांसक्रिप्शन। एक स्ट्रैंड का क्या, रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होता है, और ट्रांसक्रिप्शन एक सेगमेंट का होता है। तो अब जो हमारे पास डीएनए जो 3 से 5 प्राइम, अच्छा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में काम करता है? 5 to 3 आरएनए पॉलीमरेज, 5 to 3 कोडिंग स्ट्रैंड, 5 to 3 लैगिंग स्ट्रैंड, 5 to 3 mRNA, 5 to 3 कोडॉन, 5 to 3। तो अब मैं पूछूं लीडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी, 3 to 5 टेम्पलेट स्ट्रैंड, ट्रांसक्रिप्शन में 3 to 5। किस पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी? लीडिंग पे। लैगिंग पे डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज स्ट्रैंड को क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। कौन जोड़ेगा? डीएनए लाइगेज। यूकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज। अभी जस्ट बताएंगे। यूकैरियोट में एस फेज, और प्रोकैरियोट में जस्ट बिफोर द फिशन। याद आ रहा है क्या? ट्रांसक्रिप्शन में जो स्ट्रैंड इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं? टेम्पलेट। जो सेगमेंट इन्वॉल्व होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने हिस्से? 3। पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा टर्मिनेटर। प्रमोटर किस एंड पे? 5 प्राइम। टर्मिनेटर 3 प्राइम। किसके? कोडिंग के। रेफरेंस किससे लेते हैं? कोडिंग से। कोडिंग किसके लिए कोड करता है? किसी ने कोड नहीं करता है। ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली किसका होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड का। कोडिंग का नहीं होता, लेकिन कोडिंग से आंसर करना आसान है। कोडिंग से जब आंसर करना होगा तो थाइमिन को हटा के यूरेसिल लगाओगे, और अगर टेम्पलेट से आंसर करोगे तो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। लेकिन पोलैरिटी हमेशा 5 to 3 रखोगे, ये ध्यान रखोगे मैसेंजर आरएनए के लिए। बात समझ में आ रही है? पॉलीसिस्टोनिक जीन कहां है? प्रोकैरियोट। मोनोसिस्टोनिक जीन यूकैरियोट। स्प्लिट जीन यूकैरियोट। कोडिंग सीक्वेंसेस, अरे एक्सॉन। कोडिंग सीक्वेंस क्या कहते हैं? एक्सॉन। और नॉन कोडिंग इंट्रॉन। तुम लोग ये अभी रिवाइज नहीं कराया था क्या? मैंने कल कराया था ना थोड़ा सा। चलो फिर आगे करा देंगे इसको, और अब धीरे धीरे करते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा ये हमें, है ना? तो कोडिंग क्या हो जाएगा? एक्सॉन। नॉन कोडिंग इंट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो mRNA है, मैसेंजर आरएनए, अच्छा 3 तरह के आरएनए हैं, और प्रोकैरियोट में कितने आरएनए पॉलीमरेज? 1, और यूकैरियोट में कम से कम 3। तो बताओ, मैं नाम बोलूंगा, आपको बताना कौन सा, 1, 2 या 3, ठीक है? 5S 3, 5S 3, 5.8, 118, 128, SN 3, HN 2T T में, अरे यार सेकंड जो 2 है वो केवल HN के लिए है, बस खत्म बात इतनी। पता नहीं उसमें क्या कंफ्यूज हो रहे हो, समझे कि नहीं? अब HNRNA जो बनता है, HNRNA से mRNA बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में पहला काम स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में किसको काट के हटाते हैं? एंट्रॉन को। किसको जोड़ देते हैं? एक्सॉन को। दूसरा स्टेप कैपिंग, किस एंड पे? 5 प्राइम। किसकी कैप लगाते हैं? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और तीसरा टेलिंग, किधर? 3 प्राइम पे। किसकी? पॉली एडिनाइलेट रेजिड्यू। कितने? 200 से 300। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट डिपेंडेंट काम करता है, इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। कौन इंडिपेंडेंट? सेवरो ओका एंजाइम। सेवरो ओका एंजाइम कौन है?
पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। याद आ रहा है क्या? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड प्रोसेस कहां हो सकते हैं? प्रोकैरियोट में। क्या यूकैरियोट में ऐसा पॉसिबल है? नहीं। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता किसने बताया? जॉर्ज गैमो ने। किसने प्रूफ किया? हरगोविंद खुराना एंड मार्शल निरेनबर्ग। सेवरो का एंजाइम क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। अभी तो बताया यार, 10 सेकंड पहले बोला है अभी। और ये क्या करता है? एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। कितने कोडॉन है? 64। अमीनो एसिड कितनी? 20। तो 20 के लिए कितने? 61। 3 क्या है? स्टॉप कोडॉन कौन से? यू ए यू ए जी यू जी ए। इनिशिएटर कोडॉन कौन है? एयूजी। एयूजी का डुअल फंक्शन है क्या? यस। इनिशिएशन भी कराता और मेथियोनिन को कोड करता है। यू 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 किसको कोड करता है? फिनाइल एलेनिन को। कहां से कहां तक? बैक्टीरिया से ह्यूमन तक। कुछ एक्सेप्शन है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआ में। और अगर एक्सेप्शन ना होते तो कोडॉन कैसे होते? यूनिवर्सल। लेकिन अभी कोडॉन कैसे हैं? नियरली यूनिवर्सल। क्या एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है? इसलिए कोडॉन क्या है? स्पेसिफिक एंड अनअम्बिगुअस। और क्या कई अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड होती हैं? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड degeneracy. Codon read on mRNA in a contiguous manner. There are no punctuation. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में जिस पॉइंट पे इंसर्शन या डिलीशन करेंगे उसके पहले चेंज नहीं होगा, चेंज उसके बाद में होगा। 1-2 बदलेंगे तो सारा फ्रेम बदल जाएगा, लेकिन 3 बदलेंगे तो एक कोड और एक अमीनो एसिड बदलेगी, बाकी फ्रेम चेंज नहीं। बस इतना 1 2 3 तक ही पूछेगा। नॉर्मली एक ही पूछता है, वो 3 वाला भी कभी नहीं पूछा आपसे, तो इतने से काम चल जाएगा। टीआरएनए का दूसरा नाम क्या बताया गया? एस सॉल्युबल आरएनए। इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है? क्लोवर लीफ लाइक। और इसका क्या इन्वर्टेड एल क्या? एक्चुअल स्ट्रक्चर। कैसा? एक्चुअल स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड किस एंड पे जोड़ते हैं? 3 प्राइम। कहां पर? 3 प्राइम। तो इतनी बात खास थी इसमें, ठीक है। ट्रांसलेशन की बात करें तो फर्स्ट फेज में क्या होता है? चार्जिंग और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। और इनिशिएशन कब होगा? जब स्मॉलर सब यूनिट एमआरएनए से अटैच करेगी। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में कितने स्टेप हैं? 3। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन, तीसरा टर्मिनेशन। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन के लिए कौन सा फैक्टर? सिग्मा। और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर का यूज किया जाएगा। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन सा एंजाइम? 23S rRNA, दैट इज कॉल्ड राइबोजाइम। ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एंजाइम का काम करता है, राइबोजाइम। समझ गया ना? अब राइबोसोम मूव्स codon by codon, amino acid added one by one, and the sequence of amino acid in protein is dictated by DNA and represented by mRNA, represented by mRNA। अब क्या पूरा mRNA ट्रांसलेट होता है कि कुछ सेगमेंट होता है? सेगमेंट। कौन सा नहीं होता है? यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। ट्रांसलेशनल यूनिट के कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला स्टार्ट कोडॉन, दूसरा कोड फॉर प्रोटीन, और तीसरा स्टॉप कोडॉन। तो यूटीआर 5 प्राइम पे कि 3 प्राइम पे? दोनों तरफ। 5 प्राइम मतलब स्टार्ट कोडॉन के पहले, और 3 प्राइम मतलब स्टॉप कोडॉन के बाद में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट में कितने लेवल? 4। पहला ट्रांसक्रिप्शनल, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा ट्रांसपोर्ट, चौथा ट्रांसलेशनल। प्रोकैरियोट में प्रीडोमिनेंट साइट ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। कल बता पाओगे ये बात? कल फिर से ही पूछेंगे, रोज ही पूछेंगे, और बता लोगे? ठीक है। लैकोपिरॉन मॉडल वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनोड। किसमें? ई कोलाई। लैक का मतलब क्या है? लैक्टोज। अरे का मतलब क्या है? अरेबिनोज। हिस का मतलब हिस्टिडीन। वेल का मतलब वेलिन। अब यहां पर आपको सीक्वेंस बताएगा लैकोपिरॉन में क्या? पीपोजिया। तो आई क्या है? वाह, आई नहीं जान पा रहे अभी तक। रेगुलेटरी जीन। बोलो, आई कहां से आया? इंड्यूसर से कि इनहिबिटर से?
इनहिबिटर से आया, इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज या एलोलैक्टोज। कौन इंड्यूसर नहीं हो सकता? ग्लूकोज या गैलेक्टोज। समझे कि नहीं? ऑपरेटर किससे जुड़ता है? रिप्रेसर प्रोटीन से। और प्रमोटर किससे जुड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज से। तो आई यानी रेगुलेटरी जीन कब काम करेगा? जब लैक्टोज होगा सेल में कि नहीं होगा? दोनों सिचुएशन में, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, वो हमेशा अपना काम करेगा। मम्मी की तरह है, वो छुट्टी उट्टी नहीं मनाता ही है ना, हमेशा अपना काम करती रहती। उसी तरह से ये जीन भी है। अब अगर सेल में लैक्टोज है तो लैकोप्रोन स्विच ऑन, नहीं है तो ऑफ। अब लैक्टोज अगर नहीं है तो रेगुलेटरी जीन क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन जाके जुड़ेगी ऑपरेटर से, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ नहीं पाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, एंड दिस इज प्रीडोमिनेंट साइट। समझे कि नहीं? ये रेगुलेशन के अंदर टॉपिक चल रहा है, तो ये प्रीडोमिनेंट साइट। अब अगर इनिशिएशन ही नहीं हुआ तो इलोंगेशन का सवाल ही नहीं है। इलोंगेशन नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आरएनए नहीं बनेगा, तो प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं, तो तोड़ेंगे क्या? क्यों बनाएंगे एंजाइम? अब जब सेल में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो उस केस में जो रिप्रेसर प्रोटीन वो बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। और उससे कौन जुड़ेगा? लैक्टोज। और लैक्टोज जुड़ के उसको क्या कर देगा? इनएक्टिव। और इनएक्टिव हो जाएगा तो रिप्रेसर किससे जुड़ नहीं पाएगा? ऑपरेटर से। तो फिर आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ जाएगा? प्रमोटर से। और जुड़ जाएगा तो क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। और इनिशिएशन हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा। एक एमआरएनए की 3, एक, और प्रोटीन एक की 3, तो जेड क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई क्या बनाएगा? परमिएज। और ए क्या बनाएगा? ट्रांसएस्टाइलेज। परमिएज क्या करेगा? परमिलिटी को बढ़ाएगा। किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। किसके लिए? लैक्टोज के लिए। लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइड्स भी कहा है एनसीईआरटी ने, तो भी ध्यान रखिएगा। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? ब्रेकडाउन किसका? लैक्टोज का। किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। समझे बात को? अब लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा या नहीं बनेगा किस पे डिपेंड करता है? लैक्टोज पर। यानी सबस्ट्रेट ये तय करता है कि उसको ब्रेक करने वाला एंजाइम बनेगा या नहीं बनेगा। पॉजिटिव रेगुलेशन है निगेटिव? दोनों। पॉजिटिव किसके हिसाब से? इंड्यूसर के हिसाब से, और निगेटिव रिप्रेसर के हिसाब से। ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है या रिप्रेसिबल? इंड्यूसिबल। दिस इज इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ये जीपी को कब लॉन्च किया गया? 1990 में। कितने साल का था? 13 साल का। कब कंप्लीट हुआ? 2003 में। लेकिन पहले क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग मई 2006। कौन सा क्रोमोसोम था ये? क्रोमोसोम 1। कितने क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग की गई? 24। 22 ऑटोसोम प्लस 1 एक्स, दूसरा वाई। एजीपी में कितने जीन मिले? 30,000। प्रीवियस एस्टिमेट 80,000 से 1,40,000। 80,000 से 1,40,000। तो प्रीवियस से कम मिले कि बहुत कम? बहुत कम। कितने जीन का काम नहीं पता है? 50% से ज्यादा। कितने परसेंट जीन प्रोटीन को कोड करते हैं? लेस देन तो 2%। और अगर हम जीनोम की बात करें तो कितने बेस पेयर हैं? 3164.7 मिलियन बेस पेयर। बोलो। हाँ, अच्छा बता रहे हो तुम लोग? हाँ बोलो बोलो। याद हो जाएगा? 3164.7 बिलियन बेस पेयर। और 5 × 174 में ये देखो भाई 5386। इतना नहीं याद हो पा रहा है। लैम्डा में 48,502। पढ़ा दे क्या? ई कोलाई में 4.6 बिलियन। तुम लोग भी मजा लेने लगे हैं। और ह्यूमन में 6.6 बिलियन। एक एवरेज जीन में कितने बेस? 3000। सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रॉफिन, कितने बेस? 2.4 मिलियन बेसेस। 2.4 मिलियन बेसेस। हमारा आपका कितना डीएनए सेम है? 99.9%। कितना डिफरेंस है? 0.1% का डिफरेंस हो जाएगा। सबसे ज्यादा जीन किस क्रोमोसोम पे? 1 पे। कितने? 2968। सबसे कम किस पे? वाई पे। कितने? 231। स्निप्स की कितनी लोकेशन? 1.4 मिलियन, 14 लाख। और स्निप्स का फुल फॉर्म क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म।
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म भी थे। कौन सा? बैक्टीरिया, ई कोलाई, फंजाई, ईस्ट प्लांट, राइस एंड एराप्टोप्सिस, निमेटोड, सिनोरेबिटाइटिस एलिगेंस। कैसा है? फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड। इंसेक्ट कौन सा? ड्रोसोफिला। कितनी मेथोडोलॉजी? 2। पहला एसटी, दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में कोडिंग लेते हैं कि नॉन कोडिंग? दोनों। ईएसटी में उन जीन को लेते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में? आरएनए। बड़ा सवाल है, 2 बार नीट में आया, खूब गलत होता है, तो इसको अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। जब डीएनए के फ्रेगमेंट करते हैं तो उन डीएनए के फ्रेगमेंट को सीक्वेंस करने का जो तरीका किसने डेवलप किया? फ्रेडरिक सेंगर ने। और प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता लगाने का तरीका? फ्रेडरिक सेंगर। बोलो यार, थक गए हो क्या तुम लोग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक किसने डेवलप की? एलेक्स जेफरी के द्वारा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज द वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। अब यहां पर एलेक्स जेफरी ने जो टेक्निक यूज की थी सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। कितने स्टेप? 6। पहला आइसोलेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा सेपरेशन, चौथा ब्लॉटिंग, पांचवा हाइब्रिडाइजेशन और छठा डिटेक्शन बाय यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। यहां पर इन्होंने यूज किया वीएनटीआर, फुल फॉर्म वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वीएनटीआर किस क्लास से बिलोंग करते हैं? मिनी सैटेलाइट। और इनका साइज कितना बताया गया? 0.1 to 20 किलो बेस। याद रहेगा क्या? यूनिवर्स की ओरिजिन कितने साल पहले? 20 बिलियन ईयर एगो, तो 20 बाया। और अगर मिलियन बोलना है तो माया, है ना? कितना हो जाएगा? 2000 की 20,000? हाँ, 20,000 माया, क्योंकि 1 बिलियन होता है 1000 के बराबर, तो 20 किसके बराबर? 2000। हाँ, ये देखो नालायक, कॉपी करने में इतना आगे हो तुम लोग। 20,000 समझे नहीं? 2000 मिलियन साल पहले क्या हुआ था? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। और यूनिवर्स की ओरिजिन 20,000 माया या 20 बाया। अर्थ की ओरिजिन 4.5 बाया। बोलो। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म 3 बाया। 3 बाया। नॉन सेलुलर फॉर्म मैं यही चेक कर रहा था कि तुम लोग, मैं यही जानना चाह रहा था। तो पहली लाइफ कब आई? 4 बाया। नॉन सेलुलर 3 बाया। सेलुलर 2 बाया। और इनवर्टिब्रेट 500 माया। 500 माया। और जॉलेस फिशेस 350 माया। और सीवीड एंड फर्न 320 माया। 320 माया। डायनासोर डिसअपीयर्ड 65 माया। ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस 15 माया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 माया। 2 माया है यार, सीधा डेटा ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। अरे, और क्यों पेंटिंग 18,000 साल पहले कहां बनाई गई थी? भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। आज टेस्ट में आएगा ये सवाल, ध्यान से करना, कठिन है ये सवाल, ठीक है? अच्छे से पढ़ के करना, ठीक है? तो हाँ, पूरा बोल तो दिया। भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और ये भी बता दे रहा हूं कि स्पेलिंग में कोई गलती नहीं होगी उसमें। ये नहीं कि भीम यहाँ BHIM लिखा तो BHEMM हम कर दें, EEM कर दें, कहीं ये देखो भीम की स्पेलिंग अलग है, इससे नहीं है, ठीक है? जैसे रामदेव मिश्रा में रामदेव की स्पेलिंग क्या है? RAMDEO और मिश्रा MISRA। तो यही याद करनी, अपने हिसाब से नहीं बनाना मिश्रा को, ठीक है? तो ये एनसीईआरटी में रामदेव मिश्रा के बारे में दिया गया ना। अच्छा, कहाँ पहुंचे थे हम लोग? हाँ, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की शुरुआत 10,000 साल पहले, ठीक है? यूनिवर्स की ओरिजिन के लिए कौन सा थ्योरी है? बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी दी गई यूनिवर्स की ओरिजिन के लिए। ये कल हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो इसका मैं ऐसा करता हूं कि 20 मिनट में सारे शॉर्ट अपलोड कर देता हूं, एक बार तुम देख लेना। और अभी जो टॉपिक तुम लोग लेटेस्ट कौन सा पढ़े हो?
अरे मॉलिक्यूलर तो करा ही दिया, अब फिर से रिवाइज कराएं क्या मॉलिक्यूलर? अब कल फिर कराएंगे? हाँ नहीं, टाइम हो गया ना। तो अभी ऐसा करते हैं, बायोटेक आज अपलोड कर देंगे दोनों चैप्टर, एक बार आप देख लेना, कल करा देंगे बायोटेक। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, सेल डिवीजन कर लें थोड़ा सा। तो सेल डिवीजन में सबसे पहले बताओ कि सेल साइकिल में कितनी स्टेज हैं? 2। पहला इंटरफेज, दूसरा एम फेज। इंटर में कितनी? 3, G1 S G2। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड एम फेज, रेस्टिंग स्टेज हाँ इंटरफेज, क्विसेंट स्टेज G0 फेज हो जाएगी। ज्यादातर ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन कब होगा? G1 में। ये समरी का पॉइंट है यहाँ पर। डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल, प्रोफेज, सिस्टर क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, एनाफेज। समझ में आई बात? और अगर आपसे पूछा है सेंट्रोमेर की स्प्लिटिंग कब होती है? एनाफेज। मियोसिस में? एनाफेज 2 में। जो मियोसिस 2 है किसकी इक्विवेलेंट है? माइटोसिस के इक्विवेलेंट है। सिनेप्सिस कब होती है? जाइगोटीन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जाइगोटीन में। टेट्राड फॉर्मेशन जाइगोटीन में। बाइवेलेंट फॉर्मेशन जाइगोटीन में। बाइवेलेंट टेट्राड के फॉर्म में क्लियरली कब विजिबल होता है? पैकिटीन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब डिसॉल्व होता है? डिप्लोटीन। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कब यूज होता है? पैकिटीन में। क्रॉसिंग ओवर कब होती है? पैकिटीन में। क्याजमेटा कब बनता है? डिप्लोटीन में। टर्मिलाइजेशन कब होता है? डायाकाइनेसिस। क्याजमेटा का शेप कैसा होता है? एक्स शेप होगा। प्रोफेज 1 में कितनी स्टेज है? कमाल किया भाई, 5 स्टेज है ना। चलो बताओ मियोसिस 1 में कितनी स्टेज? मियोसिस 1 में 2। पहली कैरियोकाइनेसिस 1, दूसरी साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 में 4, प्रो, मेटा, एना, टीलो। समझ गया ना मेरी बात को? वेरिएशन कौन लाता है? मियोसिस। जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट कौन रखता है? मियोसिस। वेरिएशन का रोल कहां पर है? एवोल्यूशन में। माइटोसिस के कितने सिग्निफिकेंस? 3। पहला ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट। याद आया? सेल डिवाइड क्यों करती है? N/C रेशियो को कांस्टेंट रखने के लिए, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को कांस्टेंट रखने के लिए सेल डिवाइड करती है। याद आया? एस्टर फॉर्मेशन कब होता है? कहां पर? प्रोफेज। एस्टर फॉर्मेशन प्रोफेज। इस क्रोमोसोम अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज क्रोमोसोम की स्टडी के लिए बेस्ट स्टेज। मेटाफेज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ERGB डिसअपियर। लेट प्रोफेज रीअपियर, टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस के 2 तरीके बताए गए प्लांट में, सेल प्लेट, एनिमल में फरो फॉर्मेशन। फरो किधर से किधर? पेरिफेरी से सेंटर, और सेल प्लेट सेंटर से पेरिफेरी। सेल प्लेट किसको बताती है? मिडिल लैमेला। सेल प्लेट मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट करती है। मिडिल लैमेला मेनली किससे बना है? कैल्शियम पेक्टेट से। कैल्शियम पेक्टेट से बना होगा। और कुछ? और कोई चैप्टर बताओ। बायोमॉलिक्यूल। केमिकल एनालिसिस में कौन सा एसिड यूज करते हैं? कौन सा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है। लेक्टिन का एग्जाम्पल क्या? लेक्टिन का एग्जाम्पल पूछो। इसमें कौन? कैनावेलिन ए। अरे क्या है? क्या है? एल्कलॉइड, मॉर्फिन एंड कोडीन। टॉक्सिन्स, एब्रिन एंड रिसिन। ड्रग्स, विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन। पॉलीमेरिक, रबर गम एंड सेलुलोज। और इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल। माइक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 से 800 डाल्टन या लेस देन 1000 डाल्टन? बोलो यार। और मैक्रो मॉलिक्यूल का 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा। सेल में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा? रोज वही सवाल पूछे, सबसे ज्यादा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पूछा था, प्रोटीन कितने %?
10 से 15। कार्बोहाइड्रेट 3 लिपिड 2 आयन पानी 70 से 90। न्यूक्लिक एसिड 5 से 7। मैग्नीशियम 0.1 और नॉन लिविंग में 2.1। नहीं याद आ रहा है। लिविंग में सबसे अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन कितने परसेंट? 65%। दूसरे नंबर पे कार्बन कितने परसेंट? 18.5%। तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन, अबे ओसियन नहीं, नॉन लिविंग में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में कितना ऑक्सीजन? 46.6%। लोग 50% तो यही हो गया, बाकी 50% में 117 लोग। अब 118 एलिमेंट है ना, तो ऑक्सीजन अकेली 46.6% है। मारी खाओगे क्या तुम लोग? को फैक्टर प्रोटीन पार्ट की नॉन प्रोटीन दोनों अभी तुमको बताएंगे। को फैक्टर कैसे? नॉन प्रोटीन पार्ट कितनी तरह के? 3। पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोएंजाइम, तीसरा मेटल आयन। समझ गया ना? प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसे जुड़ता है? टाइटली। कोएंजाइम ट्रांसेंटली। मेटल आयन कोऑर्डिनेशन। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल हीम। कोएंजाइम NAD NADP और मेटल आयन जिंक। जिंक किस एंजाइम में? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। हीम किस एंजाइम में? कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज। को एंजाइम का हिस्सा कौन बनाता है? विटामिन। जैसे NAD और NADP में कौन से विटामिन? नियासिन। समझे कि नहीं? एंजाइम की एक्टिविटी को कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं? 4। पहला टेम्परेचर, दूसरा pH, तीसरा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, चौथा इनहिबिटर। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में कैसा करो? हाइपर बोला। सीक्वेंस में चलने लगे क्या तुम लोग? मतलब अब इधर पीछे से चल रहे हैं भाई, हमेशा सीधे ही सीधे चले क्या? तो टेम्परेचर में बेल शेप और pH में बेल शेप। और ये बताओ मुझे कि वो जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वो किस एक्सिस पे लेते हैं? x पे। y पे वेलोसिटी, जहां पर वेलोसिटी Vmax/2 है वहां पर Km बोलते हैं, है ना? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल मैलोनेट। किस एंजाइम के लिए? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट क्या है? सक्सिनेट। और कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? स्टैटिन। स्टैटिन किसको इनहिबिट करता है? वो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। और इस तरीके से स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम करता है। किससे मिलता है? मोनेस्कस परप्यूरियस। मोनेस्कस परप्यूरियस क्या है? ईस्ट है। ये 2 ईस्ट आपके सिलेबस में है, सैक्रोमाइसिस एंड मोनेस्कस। बोलो। साइक्लोस्पोरिन ये किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा। क्या काम होता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है? क्लॉट बस्टर का काम करता है। और ऑयली स्टेन रिमूव करने के लिए लाइपेजेस। कौन यूज करते हैं? लाइपेजेस। बॉटल जूसेस के लिए पेप्टिनेज एंड प्रोटीएज। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस। बायो कंट्रोल एजेंट कितने बताए गए? 5 आपको बताए गए। थोड़ा सा इधर वापस आते अपने बायोमॉलिक्यूल पे, ज्यादा दूर हम लोग उधर निकल गए, है ना? टाइम हो गया क्या? अरे 5-10 मिनट तो ठीक है, तो चलिए 5-10 मिनट और ज्यादा हो गया क्या? तो बायोमॉलिक्यूल तो देख लो। तो चलो बताओ कि जो लिपिड होती कितनी तरह की? लिपिड 4 तरह की। पहला फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड, कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड वो हैं जिनमें लिपिड के साथ कोई दूसरा भी आ जाए, जैसे फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड का एग्जांपल लेसिथिन। कहाँ मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन। सबसे कॉम्प्लेक्स लिपिड कहाँ? न्यूरल टिश्यू में पाई जाएंगी। सैचुरेटेड, वॉमिटिक, अनसैचुरेटेड, अरेकिडोनिक। फैटी एसिड में कितनी कार्बन? 2 से 20। फैटी एसिड में कार्बन 2 से 20। और उसके आर ग्रुप में 1 से 19। 1 से 19। मैं फैटी एसिड कह रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं ना। अरे एरेकिडोनिक में कितनी कार्बन?
और पॉमिटिक एसिड में और फैटी एसिड में 2 से 20। बात समझ रहे हो कि नहीं? ग्लिसरॉल में कितनी कार्बन? 3। ग्लिसरॉल में 3। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में 4। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5। सिट्रिक एसिड 6। कोलेस्ट्रॉल 27। ग्लूकोज 6। माल्टोज अरे भाई कमाल ही की हो। माल्टोज में 12 हो जाएंगे ना, माल्टोज में 12 हो जाएंगे। अच्छा बताओ, प्रोटीन होमोपॉलीमर की हेट्रो ब्रांच की अनब्रांच दोनों तरह के, और होमो या हेट्रो दोनों तरह के। होमो कितने बताए गए? 5। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनुलिन, काइटिन। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इनुलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज एंड काइटिन इज पॉलीमर ऑफ नाग। काइटिन क्या बनाता है? सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। पेप्टिडोग्लाइकन किसका पॉलीमर है? नाग एंड नाम। हॉलो वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर कौन देता है? टर्सरी। एंजाइम एक्टिविटी के लिए कौन जरूरी है? टर्सरी। अल्फा हेलिक्स और बीटा किसके स्ट्रक्चर हैं? सेकेंडरी के हो जाएंगे, है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के किसने दिए? लाइनस पॉलिंग से कौन इन्फ्लुएंस था? जीएन रामचंद्रन। डार्विन किससे इन्फ्लुएंस थे? माल्थस। और पंचानन माहेश्वरी डॉक्टर डब्ल्यू डजियन। ये मैंने कभी बताया नहीं तुम लोगों को, बताया क्या? तो पढ़ के आया करो बेटा थोड़ा, ठीक है। तो बताओ बायोटेक के कितने एप्लीकेशन हैं? बहुत सारे, लेकिन सिलेबस में कितने हैं? 2। एक कहाँ पर है? एग्रीकल्चर में, और दूसरा हेल्थ केयर में। 2 ही हमें याद करने हैं। अब एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में हमारे पास केस हैं कितने? 2। एक बीटी कॉटन का केस है, दूसरा RNAi। 2 ही केस हमें दिए गए हैं। बीटी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस thuringiensis। और बैसिलस thuringiensis की बात करें तो कई सारे इंसेक्ट को मार सकता है, जैसे सिलोप्टेरन। यस सर, क्या नाम बताओ? बीटल्स। सिलोप्टेरन में बीटल्स। डिप्टेरन, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज एंड लेपिडोप्टेरन्स में हाँ टोबैको, बडवर्म एंड आर्मी वर्म। मतलब तुम लोग पढ़ते नहीं हो, अगर तुम लोग ऊपर कह दे कि तुम पढ़ के आना तो नहीं पढ़ते हो फिर। अच्छा, तो जो बीटी बैक्टीरिया है ये अपनी ग्रोथ के दौरान एक टॉक्सिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और ये टॉक्सिन प्रोटीन जो होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में। जब कोई इंसेक्ट इस टॉक्सिन को निगल जाता है तो उसके मिड गट में जाके वो एक्टिव हो जाती है, किसमें? हाईली एल्कलाइन पीएच पर, और उसमें पोर एंड स्वेलिंग कॉज कर देती। पोर करने की वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती और हमारी फसल सुरक्षित हो जाती। तो इस टेक्निक का यूज करके बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी सोयाबीन, बीटी ब्रिंजल, इन सबको बनाया गया। एजीपी तो पढ़ाया भी था ना। एजीपी में नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म बताए गए थे, तो उसमें एक निमेटोड था सिनोरेबिडाइटिस एलिगेंस, और यहां पर जो निमेटोड है वो है मिलोडिगैन इनकॉग्निशिया। तो मिलोडिगैन इनकॉग्निशिया से बचने के लिए एक नया तरीका यूज किया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? RNAi इज द RNA इंटरफेरेंस। और RNA इंटरफेरेंस में डबल स्ट्रैंडेड DNA का फॉर्मेशन करा के प्रोटीन की सिंथेसिस को रोका जाता है। डबल स्ट्रैंडेड RNA। क्रिटिकल रिसर्च एरिया अगर आप याद करना चाहो तो BOD से याद कर सकते हो। B फॉर बेस्ट कैटलिस्ट, O फॉर ऑप्टिमल कंडीशन एंड D फॉर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हमारे पास हो गए। BOD यहाँ पर निमोनिक लिखा हुआ है। फुल फॉर्म बताओ BOD का। अरे ये नहीं बे, BOD का फुल फॉर्म बताओ। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD ज्यादा तो पोल्यूटिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा और पोल्यूशन ज्यादा होगा। ठीक, अब यहाँ पर वो सारी कहानी लिखी हुई है एप्लीकेशन में, और ये बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन की कहानी थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। ग्रीन रिवोल्यूशन से फसल की पैदावार कितनी बढ़ गई? 3 गुना। और फसल की पैदावार बढ़ने के 3 कारण थे। मेनली किस वजह से बढ़ी थी? बेटर मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल। लेकिन पार्टली क्यों बढ़ी थी? यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज। अब यहां पर एक नया टॉपिक ऐड भी हुआ है, टिश्यू कल्चर टेक्निक।
तो टिश्यू कल्चर टेक्निक के दौरान, टिश्यू कल्चर के वैसे 3 एप्लीकेशन आपको दिए गए जो ध्यान रखने, पहला कौन सा है, माइक्रो प्रोपिगेशन, दूसरा मेरिस्टम कल्चर और तीसरा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। कुछ नहीं याद आ रहा है भाई, पढ़ के ही याद कर पाओगे तुम लोग? चलो ठीक, कोशिश करते हैं। तो 1950s के दौरान, कब, 1950s के दौरान साइंटिस्ट ने ये सीख लिया था कि प्लांट का अगर कोई भी पार्ट है तो इससे हम नया पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं, और जिस प्लांट को हम टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट से पूरा प्लांट डेवलप हो जाए, इस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का नाम दिया था, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब जो न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कार्बन सोर्स किसको लेते हैं, कार्बन सोर्स किसको लेते हैं यहाँ पर, सुक्रोज। कार्बन सोर्स कौन है, सुक्रोज। मतलब देख के तो ऐसा लग रहा है तुम लोग पहली बार सुन रहे हो। अरे सब डिटेल पढ़ाया भाई तुम लोगों को, बायोटेक तो मैंने ही पढ़ाई थी ना, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि पढ़ाया नहीं गया है। न्यूट्रिएंट मीडियम में देखो विटामिन है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। 2 रेगुलेटर मेनली ध्यान रखने, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन क्या कराता है, रूटिंग, और साइटोकाइनिन शूटिंग। कार्बन सोर्स क्या ले रहे हैं, सुक्रोज। तो ये इंपॉर्टेंट है कार्बन सोर्स वाला पॉइंट जो है। अब एप्लीकेशन की बात करें, तीनों एप्लीकेशन लिखे हैं, माइक्रो प्रोपिगेशन, मेरिस्टम कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका निमोनिक क्या बताया था, बैट, बनाना, एप्पल, टोमेटो, इसमें बीएसपी, बनाना, सुगरकेन, पोटैटो, और इसमें पोमैटो, पोटैटो और टोमेटो से मिला के बनाया गया था। तो माइक्रो प्रोपिगेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं कि कम समय में एक प्लांट से बहुत सारे नए प्लांट डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि बिना फर्टिलाइजेशन के गैमीट बनाए हुए हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए क्लोन बनते हैं। इन क्लोन को क्या कहते हैं, सोमा क्लोन। द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन बाय टिश्यू कल्चर इज नोन एज माइक्रो प्रोपिगेशन। बैट वही एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर। मेरिस्टम कल्चर में क्या करते हैं, रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट। वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से अगर हेल्दी प्लांट की रिकवरी कर रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं, मेरिस्टम कल्चर। और मेरिस्टम कौन सा लेते हैं, एपिकल या एक्सिलरी, कोई भी ले सकते हो। और ये टेक्निक यूज की जाती है किसके लिए, 3 एग्जाम्पल हैं बीएसपी, बनाना, सुगर केन एंड पोटैटो। यानी बनाना के लिए दोनों टेक्निक यूज की गई हैं, माइक्रो प्रोपिगेशन एंड मेरिस्टम कल्चर। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में पोमैटो का केस लिया गया, जिसमें 2 अलग अलग प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराया गया। कौन सा, पोटैटो एंड टोमेटो। और प्रोटोप्लास्ट का मतलब है प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। ये सोमैटिक हाइब्रिड है पोमैटो। जिस टेक्निक से बनाया गया उस टेक्निक का नाम क्या है, सोमैटिक हाइब्रिडेशन। प्लांट का नाम क्या है, सोमैटिक हाइब्रिड। ये लिखा हुआ है प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। अब बायोटेक्नोलॉजी, ये जीएमओ की कहानी बताई गई है। जीएमओ में ये सब लिखा हुआ है। ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया था, गोल्डन राइस, दिस इज विटामिन एंड रिच वेराइटी ऑफ बासमती राइस। बासमती राइस की कितनी डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज हैं, 27। और राइस की कितनी वैरायटीज हैं, 2 लाख। कितने, 2 लाख। और कितने स्ट्रेन बताए गए, 50,000। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक, अब यहां से जो बीटी वाली कहानी शुरू हो रही, बीटी कॉटन। तो बीटी का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस thuringiensis। अब ये बैक्टीरिया वही लिखा, प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है जिनको प्रोटॉक्सिन कहते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट। और इंसेक्ट के मिडगट में जाके हाईली एल्कलाइन पीएच पर एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद इंसेक्ट को मार देते हैं। अच्छा, ये कोड भी ध्यान रखना, टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन नेम्ड CRY1AC। अब यहाँ पर जीन का सिलेक्शन 2 चीजों पर निर्भर करता है, क्रॉप पे और पेस्ट पे। क्रॉप और पेस्ट पे, जैसे कि क्रॉप अगर हमारे पास है, यहाँ पर क्रॉप अगर हमारे पास कॉर्न है और पेस्ट क्या है, कॉर्न बोरर, तो जीन कौन सा लोगे, CRY1AB। और मैंने कहा था केवल यही याद कर लोगे, बाकी अपने आप ही आंसर हो जाएगा। अब अगर हमारी फसल है कॉटन और इंसेक्ट कौन है, कॉटन बोलवर्म, तो उसके लिए जीन कौन है, CRY2AB या CRY1AC, कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन तीनों याद करो तो खिचड़ी बन जाएगी, तो सजेस्ट मैं ये करता हूँ ये याद कर लो। कौन बोरर के लिए कौन यूज करेंगे, CRY1AB। ऑप्शन इन्हीं 3 में से एग्जाम में देगा आपको, तो अगर एक याद रहेगा तो बाकी अपने आप आंसर कर लोगे ये।
अब वो जो मैं सवाल पूछ रहा था डिप्टेरन किसके लिए, फ्लाइज मॉस्किटो का ये डिप्टेरा क्या है, ऑर्डर, और सिलोप्टेरा ऑर्डर है किसका, बीटल्स का। बीटल की कितनी स्पीसीज हैं, 3 लाख। और लेपिडोप्टेरन्स ये टोबैको बडवर्म एंड आर्मीवर्म, तो इन सबको मार सकता है। ये ट्रांसजेनिक टोबैको की कहानी, टोबैको की रूट को इन्फेक्ट करता है कौन, निमेटोड मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया। और इसके बचने का तरीका आरएनएआई या आरएनए इंटरफ्रेंस या एमआरएनए साइलेंसिंग। अब यहाँ पर बस डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपको बनवाना है जिससे ट्रांसलेशन नहीं होगा और बीमारी खत्म हो जाएगी अपने आप यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म दिया गया ट्रांसपोजॉन। ट्रांसपोजॉन को कहते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। कुछ जीन क्रोमोसोम पे अपनी लोकेशन को बदल सकते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रांसपोजॉन। यहाँ पर ध्यान ये रखना कि निमेटोड स्पेसिफिक जीन को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए जो वेक्टर हो कौन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, क्योंकि सेल कौन सी है, टोबैको, और टोबैको प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के लिए क्या यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम, और एनिमल सेल के लिए रेट्रोवायरस। जैसे अभी लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट में क्या यूज करेंगे, रेट्रोवायरस का। ये आ गया मेडिसिन में एप्लीकेशन। तो रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स वर्ल्ड वाइड कितनी यूज हो रही है, 30, और इंडिया में कितनी, 12। हमारे सिलेबस में है यहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताया गया कि पैनक्रियाज की बीटा सेल में इंसुलिन बनती कैसे। तो इंसुलिन जीन से जब इंसुलिन बनती तो किस फॉर्म में बनती, प्रो इंसुलिन या प्रो हार्मोन के फॉर्म में। ये कैसी होती, इनएक्टिव। इसमें कितनी चेन है, 3, ए चेन, बी चेन एंड सी चेन। सी चेन होने की वजह से कैसी है, इनएक्टिव। तो मैचुरेशन के समय सी पेप्टाइड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो फिर इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। इसमें कितनी चेन है, ए एंड बी चेन। ये मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन हो गया। जब इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो वहां पर ये प्रॉब्लम आई कि बैक्टीरिया इस प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कैसे कन्वर्ट करे, मैच्योर नहीं कर पाया। तब फिर एक कंपनी थी कौन सी, एली लिली। एली लिली ईयर है 1983। ये एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने इंसुलिन को उस तरीके से नहीं बनाया जैसे बाकी लोग बना रहे थे। इसने ए चेन और बी चेन के अलग अलग डीएनए सीक्वेंस बनाए, और अलग अलग डीएनए सीक्वेंस बनाने के बाद अलग अलग इनको बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराया गया। ए डीएनए से ए चेन और बी डीएनए से बी चेन बनाई। अलग अलग चेन को बना के उनके बीच क्या बना दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इस तरीके से इंसुलिन का फॉर्मेशन हो गया और इसमें सी पेप्टाइड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब सवाल यहाँ खूब पूछे जाते हैं, क्या मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड होगी, नहीं। क्या जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बनते समय सी पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। मतलब एली लिली कंपनी ने सी पेप्टाइड का काम खत्म कर दिया क्योंकि उसको रिमूव करने का काम बैक्टीरिया कर नहीं सकता था। अब आते हैं जीन थेरेपी, दूसरा टॉपिक यहाँ पर हमारे पास है। तो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि अगर कोई एबनॉर्मल जीन है तो उसको हटा के क्या लगाते हैं, नॉर्मल जीन। पहली जीन थेरेपी का यूज किया गया 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल में, जिसमें क्या थी, एडीए डेफिशिएंसी। अब इस एडीए की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म एडिनोसिन डीएमिनेज, नॉट डाई, ये भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में। अब एडीए डेफिशिएंसी की वजह से जो पर्सन का इम्यून सिस्टम वो वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम के लिए ये एंजाइम बहुत जरूरी, एडीए एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम। और साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए कौन है, लिम्फोसाइट। अब इसके ट्रीटमेंट के 4 तरीके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एडीए डेफिशिएंसी के। पहला कौन सा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन इन दोनों तरीकों में दिक्कत है कि दीज आर टेम्परेरी क्योर, ये परमानेंट इलाज नहीं है। तीसरा जो तरीका है दैट इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, और ये जीन थेरेपी का मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट निकालते हैं जिनमें डिफेक्टिव जीन है, उनको कल्चर करके नंबर बढ़ाते हैं, फिर जीन थेरेपी के द्वारा एबनॉर्मल जीन को हटा के नॉर्मल जीन लगाते हैं, और यहाँ पर रेट्रोवायरस का यूज कर रहे हैं वेक्टर के फॉर्म में। अभी आपने टोबैको में देखा तो किसको यूज किया, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का, और यहाँ पर रेट्रोवायरल वेक्टर। अब ये जो यहाँ पर लिम्फोसाइट, इनको कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, और इन लिम्फोसाइट को वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। क्या जीन थेरेपी है, क्या ये परमानेंट है, नहीं। ये कैसा है, टेम्परेरी, क्योंकि लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल। नीट में भी सवाल 24 में आया था ये। अब कह रहे हैं कि चौथा तरीका, जीन थेरेपी इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अबनॉर्मल जीन को हटा के नॉर्मल जीन लगा दें तो दिस कुड बी अ परमानेंट क्योर, ये परमानेंट इलाज हो सकता है। 4 तरीके, चारों मैंने यहाँ बता दिए। अब आते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें खूब पूछा जा रहा है। तो अगर कह रहे हैं कि
बीमारी का इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना तो उसके लिए दो चीजें जरूरी, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ द होस्ट। अब डायग्नोसिस यानी बीमारी का पता लगाने के दो तरीके, कन्वेंशनल मेथड कौन है, सीरम एनालिसिस एंड यूरिन एनालिसिस, ये खून की जांच वाला तरीका है, और इन तरीकों से अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। अर्ली डिटेक्शन के लिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यूज करते हैं और इसमें तीन तरीके हैं, पीसीआर, आरडीटी एंड एलाइजा। पीसीआर तो आप जानते हैं इसका काम क्या है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और भी पीसीआर इज routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient। अब AIDS सस्पेक्टेड कौन है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो जिसमें इन्फेक्टेड नीडल या सिरिंज का यूज करता हो, या मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते या जिसकी माँ इन्फेक्टेड हो, ये चार केस हो सकते हैं। पीसीआर इज यूज टू डिटेक्ट जीन म्यूटेशन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। कैंसर का सस्पेक्टेड कौन है, जो सिगरेट पीता है, उसमें लंग कैंसर हो सकता है, तो उनमें भी यूज करते हैं पीसीआर का। और पीसीआर के द्वारा कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर का पता भी लगा सकते हैं। प्रोब का याद करना है डेफिनेशन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल। अब यहां पर सीधे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना कि अगर नॉर्मल जीन है, कैसा जीन है, नॉर्मल, तो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर होगा, अगर म्यूटेटेड जीन है तो अपीयर नहीं होगा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रोब के साथ शो नहीं करेगा। नीट में सवाल पूछा जा चुका है, म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज इट डज नॉट शो कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद प्रोब। जैसा भी वो बताया था कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के केस में कि अगर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है तो कलरलेस होगी, और अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो ब्लू कलर की होगी। वैसे यहां पर म्यूटेटेड जीन है तो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर नहीं होगा, और नॉर्मल जीन है तो अपीयर होगा। इस समय प्रोब में इतना ही ध्यान रखना है। एलाइजा का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, दिस इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंड एलाइजा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। सीधा सवाल यहां से आएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल उन्हें कहते हैं जिनके जीन में कोई बदलाव कर दिया गया और दूसरे का जीन उनके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ट्रांसजेनिक एनिमल कई सारे हैं, जैसे रैट, रैबिट, फिशेस, पिग, सीप, माइस, काऊ, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है, माइस। कितने परसेंट, 95% से ज्यादा। अब इनके जो यूजेस हैं वो कितने बताए गए, 5। सबसे पहला यूज है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इसमें एक एग्जांपल इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। दूसरा है स्टडी ऑफ डिजीज, डिजीज की स्टडी के लिए यूज करेंगे तो इनको क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक मॉडल। 4 बीमारियों के लिए बनाए जा चुके हैं, कौन से, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस। चौको कार्ड से याद कर सकते हैं इसको। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसके ट्रीटमेंट के लिए, एम्फिसिमा के ट्रीटमेंट के लिए, और इसके अलावा फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए कोशिश की जा रही है। रोजी काऊ पहली ट्रांसजेनिक काऊ है, कब डेवलप की गई, 1997 में इसको डेवलप किया गया, और इसके मिल्क में कौन सी प्रोटीन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नाम की जो प्रोटीन है उसकी मात्रा कितनी है, 2.4 ग्राम पर लीटर, 2.4 ग्राम पर लीटर, ये आपको याद करना है। और चौथा हमारे पास यूज है वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, इसमें सीधा याद करना है पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी किसमें चेक की गई, ट्रांसजेनिक माइस में चेक की गई थी। एंड लास्ट इज केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ये एग्जैक्टली किसकी तरह है, वैक्सीन टेस्टिंग की तरह, तो इसमें कुछ अलग से याद नहीं करना है। लास्ट टॉपिक इज एथिकल इश्यूज। अब एथिकल इश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे जो जरूरी बात है वो है जीएफ, दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी ये डिसाइड करती है वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च की, कौन से रिसर्च आप कर सकते हैं, और दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम प्रोडक्ट फॉर पब्लिक सर्विसेज। पेटेंट वाला सवाल पूछा जाता है तो इंडिया में आपको ध्यान रखना है, ये वही सवाल है, राइस की कितनी वैरायटी है, 2 लाख, और स्ट्रेन कितने, 50,000। डॉक्यूमेंटेड वैरायटी बासमती राइस की 27। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा पेटेंट राइट हासिल कर लिए गए बासमती राइस पे, कहां से, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। और इन्होंने क्या किया, इंडियन बासमती का सेमी डार्क वैरायटी से क्रॉस करा के नई वैरायटी बासमती बना ली और इसका पेटेंट करवा लिया। अब राइस के अलावा टर्मरिक और नीम ध्यान रखने, राइस, टर्मरिक, नीम 3 ऐसी वैरायटीज हैं जिनके
गलत तरीके से पेटेंट अमेरिकन कंपनी के द्वारा करा लिए गए। बायो पायरेसी की डेफिनेशन यहां दी गई, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट में हाल ही में इंडियन पेटेंट बिल में, कब इंडियन पेटेंट बिल में सेकेंड अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट मतलब संशोधन किया गया। जैसे एमटीपी एक्ट कब आया था 1971 में, उसमें अमेंडमेंट कब किया गया 2017 में, वैसे ही इंडियन पेटेंट बिल में सेकेंड अमेंडमेंट हाल ही में किया गया, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। उसके बाद कई संशोधन हो चुके हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है तो यही चला, तो आपको फिलहाल यही याद करना है। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया।